आज हम लोग कोलिजन थ्योरी स्टडी करेंगे फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एक अणुक अभिक्रियाओं के लिए हम कोलिजन थ्योरी की स्टडी करेंगे। कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। लिंडमैन 1922 pointed out that the behavior of unimolecular reactions can be explained on the basis of bimolecular collisions, provided we postulate that a time lag exists between activation and reaction, during which activated molecules may either react or be deactivated into ordinary molecules. लिंडमैन ने बताया कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को भी हम बाईमॉलिक्यूलर कोलिजन के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हमने ये पॉस्टुलेट किया कि कोलिजन होने में और रिएक्शन होने में समय अंतराल के बीच में टाइम लैग समय अंतराल होता है, और इस दौरान या तो ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं ऑर्डनरी मॉलिक्यूल्स में, और या फिर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। टाइम लैग एग्जिस्ट बिटवीन एक्टिवेशन and reaction. During this time, the molecules which the activated molecules may either react and convert into the product, or they may be deactivated to ordinary molecules. Thus, we can say the rate of the reaction will not be proportional to all the activated molecules, but only of those which remains active and converted into product. Liebman suggested the above reaction takes place as follows. किस तरह होती है? Stage 1, two molecules collide to produce an activated molecule and non-activated molecule. In second stage, activated molecule convert into product. So, first stage में फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K1, और रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K2। कहने का मतलब है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनता है। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फिर से डीएक्टिवेट भी हो सकता है, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व्स कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल फॉर्मिंग ए few activated molecules, जिनको हमने A स्टार से रिप्रेजेंट किए, रिप्रेजेंटेड बाय A स्टार विद ए वेलोसिटी कांस्टेंट K1। इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है K1, आफ्टर विच टाइम लैग ऑकर्स। ड्यूरिंग दिस टाइम लैग द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स लूज देयर एक्सेस एनर्जी and reconvert into original state with a rate constant K2, or alternatively the activated molecules may decompose into product with a rate constant या velocity constant K3। इसके लिए एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्शन में रेट कांस्टेंट है K3। अब now we see rate of activation.
रेट ऑफ एक्टिवेशन किसके बराबर होगा? देखिए फर्स्ट स्टेप में रेट ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर, बिकॉज देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स। रेट ऑफ डीएक्टिवेशन स्टेप कौन सा है? रिवर्स वाला। तो K2 A स्टार इंटू ए स्टार इंटू ए। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्टेज 2 K3 इंटू ए स्टार, K3 इंटू ए स्टार। अब ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्षणिक होते हैं, अनस्टेबल स्पीशीज है। इसलिए हम इनमें स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट लगाते हैं, प्रिंसिपल लगाते हैं, जो कि ये कहता है कि शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल्स के बनने की दर और उनके विघटन की दर आपस में बराबर होती है। ये है हमारा स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू इसको हम स्टेशनरी प्रिंसिपल भी कहते हैं, या स्टेशनरी और स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल। Whenever a short-lived reaction intermediate occurs in the system, its rate of formation can be taken as equal to its rate of disappearance. यानी ये जो शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज है, कौन सी है शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज अपने पास? ए स्टार एक्टिवेटेड ए मॉलिक्यूल्स। इनके लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपस में बराबर होगी। दैट मीन्स ये किस स्टेप में फॉर्म हो रहे हैं? ये K1 स्टेप के साथ फॉर्म हो रहे हैं, और डिसअपियर किस स्टेप में हो रहे हैं? सेकंड और थर्ड, K2 एंड K3। तो हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ एक्टिवेशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन की जगह K1 A का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? दोनों स्टेपों को ले लेंगे, K2 A स्टार इंटू ए प्लस K3 A स्टार। अब यहाँ से हमारे पास ये बराबर आ जाएगा A स्टार हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, K2A प्लस K3। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है K1 A स्क्वायर की। अब यहाँ से अगर हम एक्टिवेटेड स्पीशीज ए स्टार का कंसंट्रेशन निकालें तो हमें क्या मिलेगा? ए स्टार इज इक्वल टू K1 A स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2A प्लस K3। अब हम जानते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to the concentration of activated molecule. Since the rate of reaction is proportional to the concentration of activated molecule, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू K3A। अब यहाँ पर K3A स्टार है ना, तो अब हमने A स्टार की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, किसकी? A स्टार की। तो ये क्या आ जाएगा? K3 तो है ही, है ना, ऊपर आ जाएगा K1 A के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन K2 A का कंसंट्रेशन प्लस K3। इट इज ए general rate of reaction for such reactions। अब हम जानते हैं at high pressure
यदि प्रेशर हाई होगा तो K2A सेकेंड स्टेप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू K3। तो फिर दोनों एडिशन टर्म में हम K3 को K2A के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये आ जाएगा K1 K3 अपॉन A स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2A। A से A कट जाएगा तो K1 K3 अपॉन K2, दीज ऑल आर कांस्टेंट, सब कांस्टेंट हैं, K1 K3 और K2। इसकी जगह हम नया कांस्टेंट रख सकते हैं K डैश। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस DA/dt इज इक्वल टू K डैश A। आप जानते हैं इट इज़ द रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ हाई प्रेशर this will become the first order kinetics, first order reaction. अब another case at low pressure, जब प्रेशर लो होगा तो K3 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, किसके कंपेरिजन में, एज कंपेयर टू K2A। तो हम K2A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। K3 से K3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, K1A का स्क्वायर। सो यू कैन सी इट इज ए सेकेंड ऑर्डर। सो अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी it behaves as first order reaction at high pressure while second order reaction at low pressure. Thus we see that same reaction behave at different order of reaction at different pressures. यदि प्रेशर हाई है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, और अगर प्रेशर कम है देन इट विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन थ्योरी या आर्हेनियस इक्वेशन। Thank you.